जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक जॉन्डिस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं हिंदुस्तान में, हम एक छोटी सी बात ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी कि वो आसिफ मुनीर लंच के लिए गए थे तो वो बेच के आ गए देश को, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने जो भी कुछ किया हो, एक बात तय है कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने और पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कुछ लोगों के साथ कि देखिए, वो एज ए कमांडर इन चीफ उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाया होगा, उनसे पूछताछ करी होगी। आप जानते हैं बेहतर ईरान को, आप ईरान के बारे में बताइए, वहां के एरिया के बारे में बताइए। तो मेरे ख्याल में जो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान समझता है मेरी जियोपॉलिटिक्स कहाँ है, पाकिस्तान जो है वो समझता है अपनी मेरी नेशनल सिक्योरिटी क्या है, पाकिस्तान समझता है कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, पाकिस्तान में होंगी खामियां, काफी खामियां हैं गवर्नेंस की, इसमें कोई शक नहीं है, बट नेशनल सिक्योरिटी की खामी और एक्यूज करना उनके जनरल्स को, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये कह रहा हूं। ओके फेयर इनफ। तो प्रवीण सर, इस सारे उसमें, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लोगों में ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि एक ऐसा मुल्क जो ये कहता है उसके पास मोसाद जैसी एजेंसी है, चाहे अमेरिका की हम बात करें, इजराइल की, दोनों की हम बात करें, उनके पास जिस तरह की एजेंसीज हैं, वहां उन्होंने एजेंट्स भी अपने ईरान में पूरे तरीके से प्लान कर रखे थे, जिनको पकड़ा गया, एग्जीक्यूट किया गया, वो सब भी हमने देखा। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर आप इजराइल और अमेरिका का नहीं मानते हैं कि उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं, इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, जो इतनी इस तरह से मार कर सकते हैं, जिससे पूरी तरीके से इजराइल बौखला गया, उसकी समझ नहीं आया कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो क्या दुनिया को चौंकाया है ईरान ने अपनी इस ताकत से, ये दिखाकर कि वो इजराइल को टेस्ट करने की बात कर रहे थे कि अगर आप ईरान को ग्रेट अगेन नहीं बना सकते हैं, मेगा की उन्होंने बात की थी, तो क्यों ना रिजीम चेंज कर दी जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। कुछ घंटों में लोगों में ये वो है, जहां लग रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल लेने वाला है, अब तो कुछ बड़ा होगा, कतर में को इसमें अब शामिल कर लिया गया है, अब इसमें वो अरब कंट्रीज जो जिनकी अमेरिका के साथ डील हुई है वो सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और यही तो होना था। रशिया और चीन तो पहले से ही ईरान के साथ हैं, नॉर्थ कोरिया भी है, तो लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 बस अब होने ही जा रही है, और फिर चंद घंटे बाद पूरी सिचुएशन बदल गई। इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ है? इन चंद घंटों में यही हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेशर में आए हैं, तो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं ये एक लिमिटेड एक्शन करूंगा, उसके आगे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उनको समझा दिया गया था ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, ईरान लड़ाई में कभी भी हारेगा नहीं, और बहुत ताकतें हैं जो ईरान को बैक करेंगी। तो इसीलिए सारी बात हो रही थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जब किया, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपनी जो ये 3 न्यूक्लियर साइट पे बॉम्ब भी फेंके हैं उन्होंने, तो पहले बताया जा रहा है इत्तला कर दी गई थी ईरान को कि हम ये करने वाले हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है, डुप्लिसिट बिहेवियर, एक जो ग्रेट पावर होती है उसको शोभा नहीं देता है। जहां तक ताल्लुक है, बदल क्या गया है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। एक एनपीटी खत्म हो चुकी है। यहां तक अभी देखिए, वो ठीक है, एनपीटी है, डेफिनेटली जो हो रखा है हमने उसको बना रखा है, बट अब बात होगी कि सब न्यूक्लियर वेपन थोड़ा हो उसके पास, ईरान के पास हो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है वहां पर। इजराइल में अब वो ताकत, अकेली ताकत नहीं रहा है, ये बिल्कुल तय हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो ग्लोबल साउथ है वो अब ज्यादा इज्जत करेगा इन 2 ग्रेट पास की, और ईरान की इज्जत करेगा। इतना कुछ तो बदल गया है, इसमें इसका पूरा इम्प्लीकेशन पूरी वर्ल्ड पर होगा। 3-4 चीजें। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान को आप इसमें कहां खड़ा देखते हैं प्रवीण साहब? क्योंकि पहले इजराइल के फेवर में ट्वीट किया गया, फिर लगा शायद कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, तो फिर मोदी जी ईरान को लेकर भी ट्वीट करते हैं, और हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आई जहां हमें लगा कि हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है।
हम बिल्कुल एक अलग थलग है और फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब क्या ईरान का जिस तरह से दबदबा कायम हुआ है उसके बाद क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ बदलाव देखेंगे? क्या आप ग्लोबल साउथ की तरफ टिल्टेड देखेंगे या अभी भी ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका और इजराइल की तरफ ही आप उनको टिल्टेड देखेंगे? देखिए, मैं हिंदुस्तान की पहली बात तो बता दूं, जो फॉरेन पॉलिसी है जो हमने देखी है पिछले 11 साल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर, वो एक गलत फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी है जो ये नहीं समझ रही है कि दुनिया बदल गई है। और जहां तक बदलाव का ताल्लुक है, मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल हमारा नुकसान होगा इसमें, मैं तभी बदलाव नहीं देख रहा हूं क्योंकि हमारे लिए हमने तय कर लिया है कि हमें ग्लोबल नॉर्थ के साथ ही खड़ा होना है और हम वो खड़े होंगे। मैं इसलिए ये नहीं देख रहा हूं कि हम बदलाव होगा। और नुकसान देखिए कितना होगा। ये जो दोनों कॉरिडोर की बात हो रही थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अब ये दोनों कॉरिडोर क्या रहे? खत्म हो गए खत्म। अच्छा, जो हमारी गहरी दोस्ती थी ईरान के साथ, वो अब क्या हो गया? उस पर अब शक पड़ गया है। उसमें तो बहुत सवाल उठेंगे। अब जहां तक हम खड़े होते थे हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टीनियन के साथ, हमने उनको भी छोड़ दिया। तो आप देखते रहे इन सब चीजों को। ऐसे वक्त में जब दुनिया पूरी जो है 80% पॉपुलेशन जो है ग्लोबल साउथ, वो शांति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सिर्फ शांति ही है। पाकिस्तान का नाम लेने में अगर आपकी जुबान कांप रही है तो एससीओ समिट में मत जाओ, बल्कि किसी भी समिट में जाना छोड़ दो। अगर आप उसका नाम लेके मजम्मत नहीं कर सकते तो छोड़ दो। फिर आप इंडिया में आके वापस चुनावी भाषण दो और वहां पाकिस्तान को गालियां देते रहो। टांगे कांप रही हैं राजनाथ सिंह जी, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मोदी की इंस्ट्रक्शन पे हुआ कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। शायद अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इंडिया इस समय बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए राजनाथ सिंह वहां पर। यह शर्मनाक था और लज्जाजनक के समिट में जो हुआ वो शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए कि भारत की ओर से राजनाथ सिंह और डोभाल वगैरह वहां पर थे और वहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन तो इशू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में भारत में स्टोरी सुनाई गई कि राजनाथ सिंह ने अपने पेन यूज नहीं किया, पेन रख दिया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान के जिक्र थे। जब आपत्ति उठाई गई तो उन्होंने कहा कि यही कम्युनिकेशन रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। अब साइन नहीं करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर राजनाथ सिंह का उससे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि वन कंट्री हु स्प्रेडिंग द टेरर ऑल ओवर ही शुड बी कंडेम्ड बाय द एससीओ समिट। लेकिन राजनाथ सिंह वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कूटनीति के अंदर कि उस कंट्री का नाम ले सके। है ना, है कमाल की बात। राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस कंट्री का नाम ले सके, लेकिन बाकी सारे कंट्री से एक्सपेक्ट करने लगे कि वो उस कंट्री का नाम लेके क्या कहते हैं उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, जिसका नाम पाकिस्तान है। जब भारत कूटनीतिक रूप से इतनी हिम्मत नहीं रखता, इतना करेज, इतना साहस नहीं रखता कि भाई अल्टीमेटली आप उसको अपना नाम लो, उसके आगे वहां पे पाकिस्तान का नाम लो, कंडमनेशन में आपने नहीं लिया। दूसरी बात, जब राजनाथ अपनी स्पीच भी दे चुके तो उसके बाद एक और हादसा होता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ की स्पीच आती, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसपे राजनाथ सिंह को आपत्ति हुई। राजनाथ सिंह उसके ऊपर बोलना चाहते थे, बाद में उनको चाइना ने अलाउ नहीं किया, जो कि चेयरमैन था। चाइना ने इसलिए अलाउ नहीं किया, बोलते यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, ना ही किसी की रिप्लाई दी जाती है, सबकी अपनी अपनी स्पीचेज हैं, बोल के चले जाते हैं और यहां पर दोबारा स्पीच देने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राजनाथ तिलमिला के रह गए कि मुझे दोबारा स्पीच देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मुझे अपने पॉइंट्स रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बोलते नहीं, यहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी स्पीच है, सब अपनी स्पीच दे के चले जाते हैं और आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और हमारी परंपरा भी ये नहीं है कि हम आपको 2 बार बोलने का मौका दें यहाँ पर। इससे भारत को और तिलमिलाहट हुई और खासतौर से राजनाथ सिंह को तिलमिलाहट हुई कि मुझे जो ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जामात लगाए थे भारत के ऊपर, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो ये होगा कि भारत उस हिम्मत को नहीं जुटा पाया जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान का उस मंच पर जाके नाम लेता और फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, ये कह के कि पहलगाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद करना ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद में जो उनका अपना स्टेटमेंट आता है कि सम कंट्री is spreading the terror in the world and he should be named by the SCO summit,
तो भैया वो सम कंट्री कौन सा है बताओ तो सही। तो इंडिया खुद नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि बाकी एससीओ के जो कंट्री थे, समिट के जो कंट्री थे, वो उसका नाम लेके उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। अगर भारत के अंदर ये हिम्मत नहीं है, अगर भारत की सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि एससीओ के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय समिट के अंदर पाकिस्तान का नाम ले, तो फिर उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तो बेसिकली क्या है कि भारत जो सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सोन पे चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको बताया कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कहकर के वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे टेबल पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए आप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते हैं अहमदाबाद में चूल्हा जलाते हुए, माई फ्रेंड शी। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है, ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है। 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सबसे काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा कर देते हैं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। और अगले साल बाद वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने है समझ, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने रुकवा। भारत के साथ ट्रेड डील किस स्टेज पे है, ट्रंप हर रोज बताते हैं। भारत सरकार ने आज तक एक वाक्य नहीं कहा कि हमारी किस स्टेज पे है, क्या नहीं। तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंकरप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोड़ते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर। सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये आई सॉ योर ट्वीट। के अंदर हम आइसोलेटेड है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी तो यहां पर हुआ है, कल को यही सीन आपका रियो ब्राजील के अंदर होगा, जहां समिट आ रहा है ब्रिक्स का 6 और 7 जुलाई को, वहां भी ये नजारा होगा। अगर आप पाकिस्तान का नाम लेने में असमर्थ हैं, पाकिस्तान का नाम लेने में अगर आपकी जुबान कांप रही है, तो एससीओ समिट में मत जाओ, बल्कि किसी भी समिट में जाना छोड़ दो। अगर आप उसका नाम लेके मजम्मत नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर आप इंडिया में आके वापस चुनावी भाषण दो और वहां पाकिस्तान को गालियां देते रहो, वो चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल मंचों के ऊपर आपकी टांगे कांप रही हैं राजनाथ सिंह जी, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मोदी की इंस्ट्रक्शन में हुआ कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। और वैसे भी इंडिया में भी कई स्पीचेस के अंदर मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। एक अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इंडिया इस समय बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। और एससीओ में जो हमारा ग्रॉस फेलियर था 2 मुद्दों के ऊपर, कि जहां पर पहलगाम नहीं आया वो हमारा फेलियर था, उसके बाद राजनाथ को दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला, ये भी हमारा फेलियर था। और जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर अशांति तो होगी, क्योंकि अगर आपके 2 नेबर है, 2 मिलिट्री लाइन है, आपकी उन दोनों के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं है, तो शांति कैसे होगी? यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर पीस नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? वही तो मैं कहता रहता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है, हमें इसको सीधा करना है, हमें अपनी हिस्ट्री समझनी है, जियोग्राफी समझनी है, हमें अपनी नेशनल पावर समझनी है, कितनी है, बहुत लिमिटेड है। हमें यह समझना है कि आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जियो पॉलिटिक्स की, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी को और नुकसान होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी। ओके, ये बहुत बड़ी बात है कि इससे भी कोई सबक नहीं सीखा जा रहा है, और साफ तौर पर वो दिख भी रहा है, और उसकी क्या कारण है वो भी पता है। यहाँ मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन सबको पता है कि किस तरह की हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, और वो एक खास मजहब की नफरत पर चढ़कर जिस तरह से सत्ता पर हासिल किया है इन्होंने सत्ता को, उसके बाद जो भी चीजें हो रही है वो सामने दिख रही हैं। मेरे बस 1-2 लास्ट सवाल प्रवीण सर आपसे, मार सकता है क्योंकि कितना घूम कर जो उनकी मिसाइलें हैं वो जाती थी, ये सबको भी देखना चाहिए कि इट वाजंट इजी फॉर ईरान टू डू दिस। देखिए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, मेरी असेसमेंट ये है, इजराइल को पता था
कितनी ताकत है ईरान के पास, तकरीबन तकरीबन। पर नेतन्याहू ये चाहते थे किसी तरीके से मैं जल्दी से जल्दी अमेरिका को इस लड़ाई में डायरेक्टली ले आऊं। सोच ये थी कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इस लड़ाई में आ जाएगा तो जो है वो खत्म कर देगा ईरान को। तो मसला ये नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो एक मसला था। सबसे बड़ी बात ये, जहां तक रोते हुए अमेरिका जाते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो बेसिकली क्या है कि भारत जो सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं नहीं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सोन पे चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको पता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कहकर के वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे टेबल पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए आप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते हैं अहमदाबाद में झूला झुलाते हुए, माई फ्रेंड शी, याद होगा ना आपको, उनके साथ फोटोबाजी हो रही थी, सारा साउथ इंडिया में घूम रहे थे, आरती दिखा रहे थे और उसके साथ झूला झूल रहे थे। उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चूंकि वहां आएंगे, इसलिए मैंने उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला किया। और अगले साल वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने सम्मेलन, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। अब देखिए आप, रूस का राष्ट्रपति जिस फंक्शन में मोदी जी जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहा, और ब्रिक्स का वो संस्थापक सदस्यों में से वो भी एक है, हम भी एक, इज नॉट कमिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को लाके कहां खड़ा कर दिया। और अगले साल भारत में होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग, आपको पता है, उसमें वो दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आप पहले से जान सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है, ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है, 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सब से काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा कर देते हैं। शशि थरूर कौन है, जो ये कहा करते हैं कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए भिक्षु, ध्यान है आपको ऐतिहासिक स्टेटमेंट। और मोदी उनके बारे में क्या कहा करते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जिन लोगों का ये संवाद का स्तर रहा हो, वो आज बिना किसी उसके संवैधानिक पद के या किसी ऑफिशियल पोजीशन के, वो तो मोदी का ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया के अंदर, मोदी जी को पावर हाउस बता रहा है भारत का, ये सब कर रहा है। तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंकरप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोरते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर, सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये आई सॉ योर ट्वीट, ये डिप्लोमेसी होगी आपके देश में। और उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, सारे के सारे लैलोट है। मीडिया को एक सूत्री एजेंडा दे रखा है कि मोदी जी का डंका बजाना है, भारत से कहीं भी जाए, ये लगा। पाकिस्तान और ईरान भाई बन चुके हैं। उनकी असेंबली में भी पाक के नारे, पाक जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस तरह देखकर भारतीय मीडिया चीखने लगा। मज़ीद रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।